Toro Story। विक्रम सूर्यनगर गांव का एक सीधा साधा नौजवान था। वो अपनी माँ के साथ रहता था और उसका जीवन अपने छोटे से सब्जी के ठेले के इर्द गिर्द घूमता था। हर रोज वो ताजी हरी सब्जियां बेचता, लेकिन उसकी मेहनत का फल अक्सर मुखिया की लालच के भेंट चढ़ जाता था। विक्रम, ये भिंडी और टमाटर कितने के दिए? 20 रुपए किलो हैं काका, बिल्कुल ताजी हैं, आज सुबह ही खेत से आई हैं। ठीक है, 2 किलो दे दे। तेरी सब्जियां हमेशा मीठी होती हैं। विक्रम अपनी लगन और मेहनत से सब्जियां बेचता था। उसकी सब्जियों की गुणवत्ता अच्छी थी, इसलिए ग्राहक उसके पास आते थे। थोड़ी देर बाद एक और ग्राहक आया जो थोड़ा अमीर लग रहा था। अरे वाह, क्या सुंदर सब्जियां हैं विक्रम, मानना पड़ेगा तुम्हारी सब्जी में ताजगी दिखती है। ये आलू, प्याज और गोभी का हिसाब बताओ कितना हुआ, और हाँ, ठीक ठीक बताना। जी सेठ जी, 60 के आलू हो गए, 50 की प्याज और 40 की गोभी, कुल 150 रुपए हुए आपके। वाह भाई वाह, तुम तो पक्के व्यापारी बन गए हो, सब्जी बेचते बेचते व्यापार करना सीख गए। अरे सेठ जी, आप जैसे धनवानों की कृपा है, तभी हम जैसे गरीबों की रोजी रोटी चलती है। शाम ढलने तक विक्रम अच्छी कमाई कर चुका था और वह संतोष के साथ अपनी दुकान समेट रहा था। तभी गांव का मुखिया तेजी से दुकान की ओर आता है। अरे यार, ये चिड़ीमार मुखिया फिर यहीं आ रहा है। अरे मुखिया जी, आइए आइए। हाँ हाँ, नमस्ते। क्या हुआ विक्रम, मुद्राएं गिन रहा था, सुना है आज अच्छी कमाई हुई है तेरी। नहीं मुखिया जी, कहाँ, आज तो बाजार मंदा था, सब कुछ उधारी में चला गया। झूठ मत बोल, मैंने अपनी आंखों से देखा है। खैर सुन, गांव में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाना है, उसके लिए पूरे 255 मुद्राएं चाहिए। ये पैसे तो तुम्हें ही देने होंगे। 255 मुद्राएं? मुखिया जी, मेरे पास इतनी कमाई नहीं है, और गांव के लिए पैसे तो राजकोष से आते हैं ना। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे सवाल करे? क्या तू मुझे चोर समझता है? चल बहस मत कर, चुपचाप ये पैसे निकाल, वरना मैं गांव में सबको बोल दूंगा कि तेरी सब्जियों में चूहे मारने की दवाई मिली है। मुखिया जबरदस्ती विक्रम की सारी कमाई छीन लेता है। विक्रम बेबस देखता रह जाता है। अब चुपचाप दफा हो जा, दोबारा दिख मत जाना। मुखिया धमकी देता हुआ चला जाता है। विक्रम उदास और निराश होकर अपनी टोकरी समेटता है। विक्रम घर पहुंचता है। उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी है। विक्रम बिना कुछ बोले उदास होकर एक कोने में बैठ जाता है। आ गया बेटा, आज इतना उदास क्यों है? बाजार अच्छा नहीं चला क्या? माँ, इस गांव में सब्जी बेचना तो मुश्किल है। क्यों, क्या हुआ मेरे लाल? क्या बताऊं माँ, जब देखो तब साहूकार या मुखिया आकर पैसे मांगने लगता है। मेरी सारी मेहनत की कमाई हर रोज छीन लेता है। आज फिर सारे जमा पूंजी ले गया। मुझे पता था, उनकी लालच की कोई सीमा नहीं है। बेटा, तू क्यों नहीं दूसरे गांव में जाकर बेचता? दूसरे गांव? वहां तक का रास्ता जंगल से होकर जाता है। मैंने सुना है कि उस जंगल में कई अजीबोगरीब चीजें होती हैं। लोग कहते हैं कि वो रास्ता सुरक्षित नहीं है। तो क्या हुआ बेटा, ये सब मन का वहम है। कोई भूत वूत नहीं होता, सब मन का वहम है। तू इतना मेहनती है, क्या थोड़ा सा डर तुझे रोक लेगा? तेरी किस्मत इस गांव में नहीं है। तू कल सुबह ही उस रास्ते से जा, मैं तेरे लिए खाना बांध दूंगी। आप सही कहती हो माँ, डर कर बैठना अब और नहीं। मेरी मेहनत की कमाई अब मैं किसी को नहीं छीनने दूंगा। ठीक है माँ, मैं कल जंगल के रास्ते से दूसरे गांव जाऊंगा। विक्रम अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही घर से निकल पड़ा। उसका ठेला ताज़ी सब्जियों से भरा था और उसका मन थोड़े डर के साथ एक नई उम्मीद से भरा था।
अब उसे उस घने जंगल से होकर गुजरना था जिसके बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां थीं। माँ ने कहा है कोई भूत भूत नहीं होता, सब मन का वहम है। फिर भी मनवा तो डोल ही रहा है। आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, ये बजरंग बली बचा लेना। जैसे ही वह जंगल के बीचों बीच पहुंचा, हवा में एक धीमी दर्द भरी आवाज गूंजी, जैसे कोई दूर से उसे बुला रहा हो। कोई है? मेरी मदद करो। अरे बाप रे, ये कौन बुला रहा है? जाने दे विक्रम, ये सब मन का वहम है, चुपचाप चलता रह। विक्रम ने आवाज को नजरअंदाज किया और अपनी गति बढ़ा दी। उसका ध्यान बस बाजार पहुंचने पर था। विक्रम नए गांव के बाजार में पहुंचा। वहां उसकी सब्जियों की मांग बहुत थी और सबसे बड़ी बात, वहां कोई लालची मुखिया या साहूकार नहीं था। अरे ये हरी सब्जियां कहाँ से लाए हो भैया? ऐसी ताजगी तो हमारे बाजार में मिलती नहीं। ये सब तोल दो। और मुझे भी जल्दी करो, विक्रम तुम्हें रोज यहाँ आना चाहिए। तुम्हारी सब्जियों के दाम भी सही हैं। विक्रम खुशी से सब्जियां बेचता है। वाह रे माँ, तेरी बात सच निकली। यहाँ तो मेरी सारी सब्जियाँ बिक गई। आज की कमाई मुखिया के हाथ नहीं लगेगी। कुछ ही घंटों में विक्रम का पूरा ठेला खाली हो जाता है और उसकी जेब मेहनत की मुद्राओं से भर गई। वो तुरंत अपना सामान समेटकर वापस सूर्यनगर की ओर चल पड़ा। विक्रम अब उस रास्ते में पहले से ज्यादा निडर है, क्योंकि उसकी जेब पैसों से भरी हुई है। जैसे ही विक्रम वापस उसी जगह पहुंचा जहां पहली बार आवाज आई थी, वही दर्द भरी पुकार फिर से सुनाई दी। इस बार ये पहले से ज्यादा नजदीक थी। कोई है? क्या कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। अरे ये आवाज फिर से? कौन है भाई और कहाँ हो तुम? विक्रम ने पास ही एक छोटे तालाब के किनारे देखा। वहां एक पेड़ की जड़ के पास जमीन पर एक कांच की छोटी सी शीशी रखी थी। उस शीशी के भीतर अजीब ढंग से सिकुड़ा हुआ एक छोटा सा आदमी दिखाई दे रहा था। अरे क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। तुम मेरी आवाज सुनने वाले पहले इंसान हो। अरे आप तो राजा विश्वंभर हो। ये क्या हो गया आपको? गांव में तो चर्चा की कि आप जंगल में शिकार पर गए थे और कभी लौटे ही नहीं। लोगों ने कहा कि आपको किसी जंगली जानवर ने खा लिया। महाराज, आप इस शीशी में कैसे? हाँ विक्रम, मैं ही विश्वंभर हूँ और तुम सही कहते हो। इस जंगल में आने के बाद जो मेरे साथ हुआ वो किसी मौत से कम नहीं। विक्रम, तुम ही हो मेरे मसीहा। तुम ही मुझे आजाद करवा सकते हो। इसमें क्या बड़ी बात है महाराज, मैं अभी ये शीशी तोड़ देता हूँ और आपको आजाद कर देता हूँ। नहीं, अरे नादान, अगर तुम इस शीशी को तोड़ोगे तो ये और छोटी होती चली जाएगी और मैं हमेशा के लिए इसमें फंस जाऊंगा। माफ करना महाराज, मुझे पता नहीं था। तो फिर मुझे ही बताइए कि मैं आपको कैसे बाहर निकालूं और आप इस हाल में कैसे पहुंचे? राजा ने गहरी सांस ली और अपनी बीती हुई कहानी बताना शुरू किया। उनकी आवाज शीशी के भीतर से गूंज रही थी, जैसे किसी दूर की दुनिया की कहानी हो। बात कुछ महीने पहले की है, जब मैं अपनी शक्ति और सुंदरता के घमंड में चूर था। एक बार मैं इसी जंगल में शिकार पर निकला था। घूमते घूमते मैं ऐसे तालाब के किनारे पहुंचा। वाह, इतनी सुंदरियां! मैंने आज तक ऐसी अप्सराएं नहीं देखी। लगता है ये स्वर्ग से उतरी हैं। राजा छिपकर परियों को निहारने लगा। तभी परियों ने हलचल देखी और राजा को छिपते हुए पकड़ लिया। अरे, ये कौन दुष्ट इंसान है? ये जरूर वही है जो रोज छिप छिप कर हमें देखता है। हाँ, ये इंसान बहुत धूर्त है। इसने हमारी पवित्रता को भंग किया है। परियों ने गलती से राजा को अपना रोज का ताक झांक करने वाला मान लिया, या शायद राजा की नजरें एक खास परी पर कुछ ज्यादा ही देर तक टिकी थीं, जिससे परियों को लगा कि उसका मन उनकी पवित्रता पर मोहित हो गया था। जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी इस नीच हरकत का श्राप देती हूँ। तुम अपनी मर्दानगी और घमंड के साथ इस शीशी में बंद हो जाओगे।
हमेशा हमेशा के लिए। अरे देवियों, लेकिन मैं तो अभी आया हूँ और मैं आप लोगों को देखने नहीं, शिकार करने आया था और गलती से देख लिया। कृपया मुझे क्षमा करें और इतना कठोर दंड ना दें। राजा ने बहुत अनुनय विनय की। राजा की बेबसी और उसके पछतावे को देखकर एक परी का दिल पसीज गया। ठहरो, इसका पछतावा सच्चा लगता है। हम इसे हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते। मैं श्राप को थोड़ा कम कर सकती हूँ। तुम्हें शीशी में तब तक बंद रहोगे जब तक कोई सच्चा, निस्वार्थ और नेक इंसान तुम्हारी आवाज नहीं सुन लेता। वही तुम्हारा मसीहा होगा। परियों ने तुरंत एक जादू किया। राजा विश्वम्भर अपनी सभी घमंड और धन दौलत के साथ सिकुड़कर उस छोटी सी कांच की शीशी में बंद हो गया। और तब से मैं यहाँ पड़ा हूँ। मैंने कई लोगों को पुकारा, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। वे या तो डर गए या उन्हें मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दी। तुम पहले हो विक्रम। तो महाराज, आप सच में मेरी माँ की बात की वजह से आजाद हो सकते हैं। माँ ने कहा था कि कोई भूत नहीं होता, सब मन का वहम है। शायद इसीलिए मुझे आपकी आवाज साफ सुनाई दी। हाँ विक्रम, तुम्हारा निस्वार्थ मन और सच्चाई ही तुम्हारी शक्ति है। अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे बताओ, तुम मुझे कैसे आजाद करोगे? महाराज, आप तो इस बोतल में कैद हैं। आपको ही पता होगा कि आप इससे कैसे निकलेंगे। आप ही मुझे बताइए कि मैं आपको इस मुसीबत से कैसे निकालूं। मैं तो एक छोटा सा सब्जी बेचने वाला हूँ। विक्रम, तुम अपनी ताकत नहीं जानते। तुम्हारा निस्वार्थ मन ही सबसे बड़ी शक्ति है। परियों ने मुझे श्राप का पूरा तोड़ नहीं बताया, बस इतना कहा था कि जब कोई सच्चा इंसान तुम्हारी आवाज सुनेगा तभी तुम्हें आजादी का रास्ता मिलेगा। लेकिन मुझे धुंधला सा याद है कि उन्होंने इस जंगल के ज्ञान वृक्ष का जिक्र किया था। वो एक प्राचीन वृक्ष है जिसके पास अटूट ज्ञान का भंडार है। वही हमें इस श्राप के असली तोड़ के बारे में बता सकता है। ज्ञान वृक्ष? ऐसा कोई वृक्ष भी होता है क्या? हाँ, होता है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं। वो जंगल के सबसे घने और मायावी हिस्से में है। तुम्हें वहां जाना होगा विक्रम। तुम ही हो जो मुझे बचा सकते हो। ठीक है महाराज, अगर यही एक रास्ता है तो मैं जरूर जाऊंगा। मुझे बताइए, वह ज्ञान वृक्ष कहाँ मिलेगा? वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। तुम्हें पूरब की ओर जाना होगा, जहां 3 नदियों का संगम होता है। वहां से एक पतली पगडंडी घने कांटेदार झाड़ियों के बीच से निकलती है। उसी पगडंडी पर चलते चलते तुम्हें एक विशाल चमकता हुआ पेड़ दिखाई देगा, जिसकी पत्तियां हर मौसम में हरी भरी रहती हैं। ठीक है महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको आजाद करवा के रहूंगा। विक्रम तुरंत उस ज्ञान वृक्ष के पास जाने को निकल पड़ा। विक्रम जंगल में तेज कदमों से चल रहा है। रास्ता पथरीला और दुर्गम है। कहीं कहीं खतरनाक जानवर की आवाजें सुनाई देती हैं। विक्रम ने राजा के बताए रास्ते पे चलना शुरू किया। पूरब की ओर 3 नदियों का संगम मिला और वहां से वो कांटेदार पगडंडी भी। राह में उसे कई बार डर लगा। जंगली जानवरों की आहटें सुनाई दी, लेकिन राजा को आज़ाद कराने और अपनी माँ को गर्व महसूस कराने का संकल्प उसे आगे बढ़ाता रहा। अरे देखो, ये तो विक्रम है ना। आज इसने अपना ठेला दूसरे गांव में लगाया था ताकि ये मुखिया से बच सके। हाँ भाई, चल इसके पैसे लेकर मुखिया को दे देते हैं, जिससे मुखिया खुश होकर हमें अपना चेला बना ले। वो दोनों आदमी विक्रम का पीछा करते हुए जंगल में और गहराई में घुसते जा रहे थे, लेकिन विक्रम इससे अनजान था। कई घंटों की यात्रा के बाद विक्रम एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां कांटेदार झाड़ियां खत्म होती हैं और सामने एक विशाल अद्भुत वृक्ष दिखाई देता है। उसकी पत्तियां हरे रंग में चमक रही हैं, जैसे उनमें कोई दिव्य प्रकाश हो। ये ज्ञान वृक्ष है। प्रणाम ज्ञान वृक्ष, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं सुन सकता हूँ। हे सच्चे हृदय के यात्री, क्यों आए हो तुम मेरे पास? हे ज्ञान वृक्ष, मैं राजा विश्वम्भर को एक श्राप से मुक्त कराना चाहता हूँ।
वे एक शीशी में बंद हैं। मुझे उनके श्राप का तोड़ जानना है। श्राप का तोड़ वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। उसके लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो विक्रम? मैं तैयार हूँ ज्ञान वृक्ष। जो भी परीक्षा होगी मैं उसे पूरा करूंगा। बहुत खूब। तो सुनो, पहली परीक्षा, सत्य की खोज। मुझे बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा झूठ क्या है? विक्रम सोच में पड़ गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कई सच और झूठ देखे थे, लेकिन सबसे बड़ा झूठ क्या था? ज्ञान वृक्ष, इस संसार में सबसे बड़ा झूठ है कि सब कुछ मेरा है, जबकि सच्चाई ये है कि सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। हम सिर्फ उसकी देखरेख करते हैं और मरने के बाद हमें सब कुछ यहीं छोड़ना पड़ता है। तुमने सही उत्तर दिया है विक्रम। अब दूसरी परीक्षा, निस्वार्थ कर्म। अगर तुम्हारे पास केवल 1 रोटी बची हो और तुम्हें भूख लगी हो, लेकिन तुम्हें एक भूखा बच्चा दिखाई दे, तो तुम क्या करोगे? मैं वो रोटी उस बच्चे को दे दूंगा। मैंने अपनी माँ से सीखा है कि अपना पेट काट कर भी किसी भूखे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि भूख का दर्द मैं जानता हूँ। बहुत खूब विक्रम, तुम्हारी निस्वार्थता प्रशंसनीय है। अब तीसरी और अंतिम परीक्षा, भ्रम का निवारण। अपने सामने देखो। बेटा विक्रम, तुम कहाँ चले गए? मैं तुम्हारे बिना अकेली पड़ गई हूँ। मुखिया ने हमारा घर छीन लिया है। वापस आ जाओ बेटा। विक्रम का दिल टूट गया। वो अपनी माँ की ओर भागना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका। उसे पता था कि उसकी माँ ने उसे साहसी बनने को कहा था। ये सच नहीं है। मेरी माँ ने मुझे कभी लौटने को नहीं कहा। मेरी माँ इतनी कमजोर नहीं है। ये केवल एक भ्रम है ज्ञान वृक्ष। शाबाश विक्रम, तुमने तीनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर अपनी बुद्धिमत्ता, निस्वार्थता और सत्य पर अटूट विश्वास का परिचय दिया। तुम वाकई एक सच्चे इंसान हो। ज्ञान वृक्ष की आवाज अब और भी स्पष्ट और शक्तिशाली हो गई थी। राजा विश्वंभर के श्राप का तोड़ सरल भी है और कठिन भी। उन्हें आजाद करने के लिए तुम्हें किसी विशेष सामग्री की जरूरत नहीं है, बल्कि सच्चे पछतावे और क्षमा के भाव की आवश्यकता है। तुम्हें राजा को उस शीशी से बाहर निकालना होगा, लेकिन शीशी को तोड़ना नहीं है। तुम्हें एक निर्मल हृदय के आंसू की जरूरत होगी, जो राजा के पश्चाताप से भरा हो। जब राजा अपनी गलती का दिल से पछतावा करेगा और उसके आंसू उस शीशी पर गिरेंगे, तभी वो श्राप टूटेगा। निर्मल हृदय का आंसू और सच्चा पश्चातावा। हाँ, जब तक राजा अपने किए पर सच्चा पछतावा नहीं करेगा, तब तक कोई तोड़ काम नहीं करेगा। उसे अपनी गलती को स्वीकार करना होगा, अपने घमंड को त्यागना होगा। ज्ञान वृक्ष से ज्ञान प्राप्त कर विक्रम ने तुरंत वापसी का रास्ता लिया। अब उसे पता था कि उसे क्या करना है। मुझे जल्दी महाराज को बताना होगा कि वो केवल अपने दिल के आंसुओं से ही आजाद हो सकते हैं। और ये पीछे कौन है? लगता है मुखिया के गुंडे हैं। कोई बात नहीं, पहले महाराज को आजाद करवा लूं, फिर इनसे बचकर निकल लूंगा। गुंडों ने अपनी गति बढ़ा दी। विक्रम दौड़ते दौड़ते उस जगह पहुंच गया जहां उसने राजा को छोड़ा था। महाराज, महाराज, मुझे पता चल गया। ज्ञान वृक्ष ने श्राप का तोड़ बता दिया। क्या? जल्दी बताओ विक्रम, मुझे इस कैद से निकालो। महाराज, आपको शीशी तोड़ने की जरूरत नहीं है। ज्ञान वृक्ष ने कहा है, आपको बस सच्चे दिल से पछतावा करना होगा। जब आपके मन से निर्मल आंसू निकलेंगे और इस शीशी पर गिरेंगे, तभी श्राप टूटेगा। पश्चाताप? आंसू? लेकिन मैं इतनी जल्दी कैसे करूं? महाराज, आपको करना होगा। आप अपने घमंड को छोड़िए। सोचिए कि आपने अपने राज्य में कितना अत्याचार किया। मुझे ऐसे गरीब आदमी को भी लूटा गया क्योंकि गांव में कोई न्याय नहीं था। राजा और विक्रम की ये महत्वपूर्ण बातचीत चल ही रही थी कि मुखिया के गुंडे वहां पहुंच गए।
गुंडों ने विक्रम को घेर लिया। अरे मिल गया तू। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे भागे। चल निकाल अपनी सारी कमाई। ऐसा निकाल, वरना आज तेरी सब्जी हम यहीं बना देंगे। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हराम की कमाई खाने में मुखिया के तलवे चाटते रहते हो। कोई ईमान धर्म नहीं है क्या तुम लोगों का? महाराज देखिए, ये आपके राज्य में हो रहा है। ये आपकी प्रजा के लोग हैं। ये मुझे मार डालेंगे। मेरे पास जो है वो भी छीन लेंगे। आपकी सारी गलती इसी लालच और अत्याचार की वजह से हुई है। विक्रम की ये बात सीधे राजा के दिल पर लगी। गुंडों द्वारा एक गरीब और निस्वार्थ व्यक्ति को बेदर्दी से मारते हुए देखकर राजा का घमंड और अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें अपने बीते हुए जुल्म और पाप एक पल में याद आ गए। ओह नहीं, माफ कर दो। हे ईश्वर, मेरी प्रजा, हे परियों, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। मैं लालची और घमंडी था। मुझे माफ कर दो। राजा ने सच्चे और तीव्र पश्चाताप में आंखें बंद कर ली। उनकी आंखों से तड़प और पश्चाताप के गर्म निर्मल आंसू निकले। वे आंसू शीशी की सतह पर गिरे। उसी क्षण जैसे ही आंसू शीशी पर पड़े, एक तीव्र सुनहरी रोशनी चमकी। एक जोरदार धमाका हुआ और परियों का श्राप टूट गया। अरे ये कौन आ गया? भागो रे भागो भैया, ये तो कोई खली जैसा दिख रहा है। रुको, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। मेरे राज्य में एक नेक इंसान पर हाथ उठाते हो। राजा ने तुरंत उन दोनों गुंडों को धर दबोचा। अपनी पुरानी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने दोनों गुंडों की खूब पिटाई की और उन्हें सबक सिखाया। विक्रम, तुम सच्चे हीरे हो। तुम्हारी निस्वार्थता ने मुझे बचा लिया। राजा विक्रम को अपने साथ राजमहल ले गए। मैं अपने इस बहादुर और नेक दोस्त विक्रम को, जिसने अपने जीवन को दांव पर लगाकर मुझे बचाया, गांव का खास क्षेत्रपाल नियुक्त करता हूँ और इसके सम्मान के तौर पर मैं इसे गाड़ी भरकर सोने की मुद्राएं भेंट करता हूँ। विक्रम की मां को भी राजमहल में सम्मान के साथ लाया गया। विक्रम ने सोने की मुद्राओं से गांव में कुएं खुदवाए, सड़कें बनवाई और गरीबों की मदद की। वो राजा का सबसे खास और भरोसेमंद सलाहकार बन गया, जिसने हमेशा गरीबों और मेहनतकशों का ध्यान रखा।